सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल यानी कि वाइट सेसमे सीड्स। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप तिल का इस्तेमाल किया है जो कि 200 ग्राम तिल है। और इसको अब हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि जो हमारे सीड्स है वो चटकने ना लग जाए। तो बिल्कुल फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, वरना जो तिल के सीड्स है वो जल सकते हैं। और जब तक कि इसमें से इस तरीके से क्रैकर ना आने लग जाए तब तक आप इसको रोस्ट कीजिए। तो इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो जाएगा। और जब तक कि सारे जो तिल के दाने हैं वो इस तरीके से चटकने ना लग जाए तब तक आप इसको रोस्ट कर लीजिए। इसको कम से कम 2 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए अब हमारे जो तिल के दाने हैं वो सारे चटकने लग गए हैं और ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये जल सकता है। तो इसको अब 2 मिनट के लिए ठंडा कर देंगे हल्का, और उसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर जार में इनको हम हल्का हल्का पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ तिल के दाने इस तरीके से होल रखे हैं, इसमें लड्डू में एक अच्छा बाइट आ जाएगा। और बाकी के दानों को हम पीस लेंगे। तो तिल के हमने एक कोर्स पाउडर बना लिया है। तो ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके से दरदरा सा होना चाहिए। तिल का पाउडर बनाने से जो लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन जाते हैं और मुंह में बिल्कुल घुल जाते हैं। तो अब इस तिल के पाउडर को एक बर्तन में निकाल लीजिए और उसमें जो हमने गोटे तिल रखे थे उसको भी डाल दीजिए। अब मिठास के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है जैगरी का पाउडर। आप नॉर्मल जैगरी को भी टुकड़ों में काट कर इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस सकते हैं। तो जैगरी पाउडर हम इसलिए पीस रहे हैं ताकि वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा जैगरी पाउडर अच्छे से पिस गया है और इसमें एक मॉइस्चर आ गया है। तो अगर आप जैगरी पाउडर को ना पीसेंगे तो इसमें जो घी हम ऐड करेंगे वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आप जो भी जैगरी यूज़ कर रहे हो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के यूज़ कीजिए। इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची का पाउडर। और यहाँ पे मैंने गरम घी लिया है, तो मेक श्योर कि आप जो घी ले रहे हो उसको आप अच्छे से गरम कर लीजिए, वरना हमारा लड्डू नहीं बंधेगा। तो हम बैचेस में घी डालेंगे और जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा हम वैसे घी को ऐड करके इस लड्डू को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी डाला है। इसको अब अच्छे से अपने हाथों की मदद से मल लीजिए ताकि जो मॉइस्चर है सारा अच्छे से बाहर निकल के आ जाए और जो जैगरी है वो अच्छे से गल भी जाए। तो घी का गर्म होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका घी ठंडा होगा तो घी बहुत इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखिए अब 7 से 8 चम्मच घी डालने के बाद जो लड्डू है वो अच्छे से शेप ले रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस लड्डू का ये है कि आप इनको बनाकर आराम से 1.5 से 2 महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं डाला है। तो देखिए जो हमारे लड्डू है बिल्कुल बन के रेडी है। इस तरीके से ही हम फटाफट सारे लड्डू बना लेंगे। तो मेक श्योर कि आप लड्डुओं को बड़े ही जल्दी बनाएं, वरना ये जो ड्राई है मिक्सचर बड़ा ड्राई हो जाएगा और आपको फिर और घी का इस्तेमाल करना होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लड्डू बना लीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच घी डालकर बाकी के लड्डू भी बना लीजिए अगर वो नहीं बन रहे हो। तो देखिए मैंने इतने मिक्सचर में इतना सारा लड्डू बना लिया है और आप इन लड्डू को एंजॉय कर सकते हैं किसी भी ओकेजन में या फिर सर्दियों में स्पेशली इस लड्डू को बनाकर खाएं। बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारी फ्यूचर की वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
सबसे पहले एक पैन गरम करके उसमें हम डालेंगे रॉ पीनट्स यानी कि मूंगफली, और मूंगफली को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि उसका स्किन अलग नहीं हो जाता। लगभग इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे रोस्ट होने में। अगर आप मार्केट से रेडीमेड रोस्टेड मूंगफली लेकर आ रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको घर पे रॉ पीनट्स को रोस्ट करते हैं तो इसका अरोमा भी अच्छा आता है और जो लड्डू हम बना रहे हैं वो भी बहुत फ्रेश रहता है। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको 5 मिनट के लिए भुना है और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए और रोस्ट करूँगी। और ये देखिए कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो अलग हो जा रहा है। तो लगभग इसको 10 से 12 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसके जो स्किन है वो हम आराम से निकाल पाएंगे। हमारे मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं लूँगी यहाँ पे एक कोई भी कॉटन का कपड़ा और उसके ऊपर इस मूंगफली को हम डाल के इसको ठंडा होने देंगे। अब हम उस पैन में लेंगे काजू। तो मैंने यहाँ पे रॉ कैशूज़ यूज़ किया है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी में आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैशू को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि वो क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो 15 मिनट के बाद जो पीनट्स हमने डाला था वो ठंडा हो चुका है और अब हम उसका छिलका को निकाल लेंगे। तो आप इस तरीके से अपने हथेलियों के बीच में इसे रब करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप जो क्लॉथ में डाल रहे हैं उस क्लॉथ को भी आप रब करके सारे छिलके को निकाल सकते हैं। आपको जो भी मेथड सही लगे आप उसे करिए। ये देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से रब करेंगे क्लॉथ के साथ तभी भी सारा छिलका निकल जाएगा, और अगर कुछ छिलके रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, सारी मूंगफली अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इनके छिलके को अब हम अलग कर लेंगे और ये देखिए हमारा मूंगफली बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे अच्छे से। तो मिक्सी को हमें रुक रुक कर चलाना है। एक बार में अगर आप इसे बहुत देर के लिए चलाएंगे तो आपका मिक्सी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, लगभग 10 सेकंड के बाद हमने पीनट्स को पीसा और ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो चुका है। हमें पीनट्स को तब तक पीसना है जब तक कि उनके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो नहीं निकलने लग जाए। ये देखिए, बहुत ही जल्दी जो पीनट्स है वो अपने ऑयल को रिलीज़ करने लग चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से ब्लॉक फॉर्म में भी आने लग चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें काजू को डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। तो पीनट्स और कैशूज़ दोनों में ही नेचुरल ऑयल्स होते हैं खुद के, इसलिए इस रेसिपी में हमें एक्स्ट्रा ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको आप जितना पीसेंगे ये उतना ही स्मूथ बनेगा। तो ये देखिए, कैशू और पीनट अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और इनके ऑयल काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। अभी इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जैगरी का पाउडर। मिठास के लिए आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं और इसमें मैं डालूंगी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो पूरी इलायची डाल के भी इसको पीस सकते हैं। और ये देखिए, इस मिक्सचर को मैंने 1 मिनट के लिए पीसा और ये बिल्कुल अच्छे से एक डो कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब इस डो से हमें लड्डू बांधने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए कितना स्मूथ डो बना है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है लड्डू बांधने के लिए। तो इस रेसिपी में जैसा कि आपने देखा, कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ नहीं किया है। आप आराम से इसके लड्डू बना सकते हैं। और ये देखिए, जो लड्डू है कितने परफेक्टली बनते हैं और कितने शाइनी लग रहे हैं, क्योंकि जो पीनट्स और कैशूज़ हमने डाला है वो उन्होंने अपने नेचुरल ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस लड्डू को आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता और किसी भी फास्ट में आप इसको खा सकते हैं या फिर किसी भी ओकेजन में इसको बना सकते हैं, या फिर आप इस लड्डू को एक हेल्दी स्नैक या हेल्दी डेजर्ट की तरह भी खा सकते हैं। तो अगर आपको और ऐसी रेसिपीज़ देखनी पसंद है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। तो ये लगभग 1 बड़ा कप अलसी है। अगर आप वेट में देखें तो 200 ग्राम है।
इनको अभी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अलसी को भूनने के टाइम पे आपको किसी भी तरीके की ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद में ही इनके अंदर ऑयल होता है और आपको इनको तब तक भूनना है जब तक कि आपको ये क्रैकल होते हुए ना दिखे। तो इसको लगातार आप रोस्ट करें और ये देखिए जो अलसी के बीज है वो क्रैकल हो रहे हैं, आप उसको साइड में निकाल लें। अब हम लेंगे यहाँ पे सफ़ेद वाली तिल। तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में बहुत ही आपके बॉडी को वार्म रखता है। तो तिल को भी अभी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि उसके सीड्स क्रैकल नहीं होने लग जाते। ये देखिए तिल के बीज भी अच्छे से चटकने लग गए हैं, यानी कि ये भुन चुका है। इसको भी अब हम साइड में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा तिल जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम लेंगे इस रेसिपी में ओट्स। तो आप ओट्स किसी भी वैरायटी के ले सकते हैं, इंस्टेंट ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। और ओट्स को भी हम हल्के फ्लेम में भून लेंगे जब तक कि वो हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये लीजिए हमारा ओट्स भी भून के रेडी है। और अब हम लेंगे नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो आप सूखी नारियल को घस कर भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसको लगभग 20 से 30 सेकंड तक ही रोस्ट करना है, वरना ये जल जाती है बहुत ही जल्दी से। अब हम लेंगे एक छोटा चम्मच घी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। तो मैंने यहाँ पे आज मामड़ा बादाम यूज़ किया है, जो कि नॉर्मल बादाम से ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप कोई भी बादाम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस रेसिपी में काजू, पिस्ता, वॉलनट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हमने जो अलसी, तिल और ओट्स को रोस्ट किया था उनको हम पाउडर में तैयार कर लेंगे। तो बादाम को आपको पाउडर में नहीं बनाना है, हम अभी इन 3 इंग्रेडिएंट्स को पाउडर कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसना है, लगभग इस तरीके से एक बस पाउडर की तरह तैयार हो जाए वैसे ही आपको इसको पीसना है। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम सारे अलसी और तिल को पीस लेंगे। इसको एक बोल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारा अलसी, तिल और ओट्स का पाउडर बनके तैयार है। इसमें मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप पीसते वक्त इलायची डाल दीजिए। और हमारा भुना हुआ नारियल का बुरादा, और इसके साथ इसमें हम ऐड कर देंगे जो आलमंड्स हमने रोस्ट किया था उनको। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मिठास। तो आज मैं मिठास के लिए यूज़ करूँगी गुड़ का। तो एक पैन में बिल्कुल ज़रा सा घी गरम कर लीजिए और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। तो आप गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड करेंगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, इसका चाशनी हमें नहीं बनाना है। अगर चाशनी बन जाएगा ये तो लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि आपका गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल जाए। और जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट हो जाए आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, इसको तुरंत में ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और गुड़ अभी काफ़ी गर्म है। इस गुड़ को अभी हम हमारे बनाए हुए पाउडर में मिला देंगे और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी आप इस मिक्सचर को हाथ से टच ना करें क्योंकि ये अभी बहुत ही गर्म है। इसको हल्का सा पहले ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो चम्मच से मैं इसको मिला दे रही हूँ अच्छे से, जिससे कि सारा गुड़ जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिए क्योंकि ये लड्डू हाथ में बहुत ही चिपकते हैं, तो अच्छे से अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिए पहले। और अब अपने मन चाहे साइजेस में लड्डू बना लीजिए इन मिक्सचर का। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं। तो मिक्सचर हल्का ठंडा हो चुका है, अभी मैं इसको हल्का टच कर पा रही हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो लड्डू बांधने में प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल हल्का सा ही ठंडा करना है आपको मिक्सचर को। और आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। और ये लड्डू आप आराम से 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर में रख के खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये और लंबा चलता है। तो आप डेली एक लड्डू खाएं, आपके विंटर्स में बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। आपको
सर्दी नहीं लगेगी, खांसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी तासीर गर्म होती है। ये आपको सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करता है। और अलसी में बहुत ही रिच ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपके बॉडी में जो बैड फैट्स है उसको भी कट करता है। तो आप इसको एज अ स्नैक खा सकते हैं या फिर एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे ज़रूर बताइए फीडबैक में कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम गरम करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 छोटे चम्मच घी का यूज़ किया है। अब हम लेंगे 1 कप भर के ड्राई फ्रूट्स। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। आप चाहे तो वॉलनट्स, किशमिश या फिर कोई भी और नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें मीडियम फ्लेम में हल्का रोस्ट करना है। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस एक हल्का क्रंच आने तक रोस्ट कर लेंगे। तो ध्यान दें कि ड्राई फ्रूट्स जल नहीं जाए। तो फ्लेम को आप मीडियम टू हाई में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल के साइड रख लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे मखाना, जिसको हम फूल मखाना कहते हैं। तो ये मैंने 2 कप मखाना लिया है, इसको भी अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा घी नहीं ऐड किया है, लेकिन आप चाहे तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मखानों को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि हल्का सा उसका कलर चेंज नहीं हो जाता और वो क्रंची नहीं हो जाते। तो इसको भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम में रोस्ट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहे, वरना मखाना हमारा जो है जल जाएगा। ये लड्डू बहुत ही इजी है बनाना और इसको खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो लीजिए, हमारा जो मखाना है वो रोस्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज इसका हो चुका है। इसको भी अब हम साइड में निकाल लेंगे। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और आप चाहे तो नारियल को स्लाइसेस में काट कर भी डाल सकते हैं इस लड्डू में। तो मेरे पास अभी डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल था, तो मैंने उसको कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ रोस्ट कर लिया है। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम पहले डालेंगे अपने नट्स को। और मैंने यहाँ पे सारे नट्स को नहीं ग्राइंड करना है, तो 1/3 नट्स हम साइड रख लेंगे और बाकी को हम एक फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पाउडर कर लिया है। इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और इसी तरीके से अब हम मखाने के साथ भी करेंगे। तो 1/3 मखाना हम साइड रख लेंगे और बाकियों को रोस्ट करके एक पाउडर बना लेंगे। मैं ये साइड इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं लड्डू में इनको क्रश करके डाल सकूँ। तो पहले मैं आपको पाउडर रेडी करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम आलमंड्स और कैशू और मखाने को कैसे कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो मखाना का जो पाउडर है वो भी बन के रेडी हो चुका है। इसको भी अब हम ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर में मिक्स कर देंगे। अब हम जो करेंगे वो ये है कि बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाने को हम हल्का सा मिक्सी में चला लेंगे, जिससे कि एक बाइट साइज्ड इसके पीसेस रहे। वो लड्डू में बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी देती है। तो लड्डू जो है वो खाने में और दिखने में दोनों में बहुत ही मज़ा आता है। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके हल्के बिट्स एंड पीसेस भी रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये लड्डू वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। तो लीजिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हम मिठास देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने चीनी यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 कप गुड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम में हम गुड़ को मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इसमें मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ ताकि गुड़ हमारा फटाफट मेल्ट हो जाए और जले ना।
तो गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 सेकंड में गुड़ भी मेल्ट हो जाती है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। आप चाहे तो इलायची को क्रश करके या कूट के भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से चला लेंगे एक बार। अब इसमें एक एक करके हम सारा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें और बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को गुड़ में मिला दें। तो हमें पैन को तब तक गैस के ऊपर रखना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स गुड़ के साथ अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाते, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है वरना इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसको हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, वरना जो है आपका हाथ जल सकता है। तो जब ये लड्डू का मिक्सचर वार्म रहे, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे हल्का सा घी। तो ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है घी का। तो मैंने यहाँ पे घी डाल के लड्डू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लड्डू को बाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा दूध लिया है। जब तक कि लड्डू बाइंड नहीं हो जाता तब तक हम दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 चम्मच दूध यूज़ किया होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं लड्डू अच्छे से अब बंध रहा है, तो हम और दूध ऐड नहीं करेंगे। तो आप अपने मन चाहे साइजेस में लड्डू बना ले, छोटे या बड़े, आपको जैसे पसंद हो। और देखिए कितने प्यारे और कितने टेस्टी दिखने वाले लड्डू बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने जो काजू और बादाम को हल्का कोर्सली ग्राउंड करके दिया था, उससे इसका जो लुक है वो बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और अब जब लड्डू को खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ बादाम और काजू को या तो आप जिपलॉक बैग में डाल के भी उसको हल्का कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, और या फिर आप मेरी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा उसको कोर्सली ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो इतने मिक्सचर में मैंने 11 लड्डू बनाए हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक, हेल्दी, डिलिशियस व्रत वाले मखाने के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे घी। तो घी जो है वो ज़्यादा पिघला हुआ नहीं है, अभी भी जैसा आप देख सकते हैं सेमी सॉलिड स्टेट में है। इसमें हम ऐड करेंगे जैगरी पाउडर। आप जैगरी पाउडर के जगह पे नॉर्मल गुड़ को भी छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर सकते हैं। और अब एक विस्क की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको विस्क करेंगे जब तक कि ये बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो जैगरी पाउडर और घी को जब आप इस तरीके से फेंटते रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी टेक्सचर का हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और उसका कलर भी लाइट हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट आपको अभी दिख रहा है। इससे जो बर्फ़ी है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। अब इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। तो ये कोकोनट पाउडर या फिर फ्लेक की कोकोनट नहीं है, ये डेसिकेटेड कोकोनट है। मार्केट में आसानी से मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप कोकोनट लिया है और ये मेरे पास है कैशू नट्स, जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में नॉर्मली डाल के पीस लिया था। तो ये कैशू पाउडर है, इससे नारियल का बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके जगह पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो जो मिक्सचर है अभी हल्का ड्राई लग रहा है,
तो इसको हल्का सॉफ्ट करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी दूध। दूध बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब जैगरी और बाकी सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स होगी तो फिर वो अपने आप ही बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो 1/4 कप के लगभग हमने दूध ऐड किया है। अब इस मिक्सचर को हम एक कढ़ाई में डाल के पका लेंगे। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट अगर आप इसको पकाएंगे तो जो जैगरी है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और मिक्सचर एक साथ आ जाएगा और जो कोकोनट का हल्का रॉ फ्लेवर है वो भी चला जाएगा। तो इसको तब तक चला के पकाते रहिए जब तक कि आपको हल्का घी नहीं दिखने लग जाए। जो घी हमने डाला था वो सेपरेट हो जाएगा और मिक्सचर का जो कलर है वो हल्का चेंज हो चुका है और देखिए काफ़ी स्मूथ और रिच लग रहा है अभी ये। तो जितना जैगरी हमने डाला था वो सारा मेल्ट हो चुका है और मिक्सचर बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। इसको मैंने लगभग 3 मिनट तक कुक किया था। तो हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी है। इसको हम लगभग 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे और 5 मिनट के बाद हम बर्फ़ी को सेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक एल्युमिनियम का टिन। ये केक का टिन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी छन्नी या फिर कोई और स्क्वायर डिश में इसको सेट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर लगाया है जिससे कि बर्फ़ी नीचे से स्टिक ना हो और इस बर्फ़ी के मिक्सचर को अच्छे से इसमें डाल के हम फ्लैट कर देंगे ऊपर से। तो आप किसी स्पैचुला की मदद से या फिर आप कटोरी या प्लेट की मदद से इसको ऊपर से इवन कर दीजिए, जिससे कि ये बर्फ़ी दिखने में भी अच्छी लगे और अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट यूज़ कर रही हूँ और प्लेट से मैं सारे एजेस को इवन आउट कर दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मली घी से ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी केक टिन को। ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉप्ड पिस्ता। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं और अच्छे से ऊपर से भी इसको हम स्टिक कर देंगे ताकि जो पिस्ता है वो बर्फ़ी से अच्छे से स्टिक हो जाए और सेट हो जाए। और अब इसको हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। तो लगभग 2 घंटे के बाद बर्फ़ी अच्छे से जम चुकी है और जो बटर पेपर हमने डाला था उससे बर्फ़ी बहुत ही आसानी से निकल गई है नीचे से, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है ये। और ये देखिए कितना मज़ेदार बर्फ़ी दिख रहा है। इसको हम एक प्लेट में रख के जैसे आप शेप्स या साइज़ेस में चाहे वैसे आप काट सकते हैं। आज मैं इनको स्क्वायर शेप्स में काट रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कट हो रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है और बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। तो किसी भी ओकेजन में आप इसको झटपट बना सकते हैं या फिर जब भी मीठा खाने का मन कर रहा हो आप इस कोकोनट बर्फ़ी को इंस्टेंटली रेडी कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सामान से हमने इसको बनाया है और ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग टेक्सचर का बर्फ़ी। तो ज़रूर बनाइए इस त्योहारों में इस नारियल और गुड़ की बर्फ़ी को और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच घी यूज़ किया है। घी को गरम कर लेंगे और अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता का इस्तेमाल किया है। अब मैं डालूँगी बादाम और इसमें हम डालेंगे काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन के कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉलनट्स या फिर किशमिश, और आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक ड्राई फ्रूट से भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को अब हम हल्का सा क्रंची होने तक भून लेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए।
ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, बस हल्का सा ब्राउन करना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में हम लेंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, और इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और इन दोनों चीज़ों को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि नारियल का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम में सौटे करना है, वरना ये जल सकता है। ये भी रेडी है, इसको भी साइड रख लेंगे। अब जो नट्स है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको हम एक मिक्सी में डाल लेंगे और इसको बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको फाइन पाउडर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा रखना है। इससे क्या है कि जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसमें टेक्सचर भी अच्छा आएगा और नट्स का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको पीसना है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर हमने नहीं बनाया है, इसको हल्का सा कोर्स रखा है। इसको एक बड़े प्लेट में निकाल लीजिए, और मैंने यहाँ पे सारे नट्स को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। इसमें हम अपने भुने हुए नारियल को भी ऐड कर देंगे। तो हमारा ड्राई मिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी खजूर यानी कि डेट्स, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो खजूर मैंने सॉफ्ट वैरायटी के लिए है। अगर आप हार्ड वाले खजूर ले रहे हो तो आपको इसको पानी में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रखना होगा, वरना वो आप मिक्सर में पीस नहीं पाएंगे। तो इसको एक मिक्सर में डाल के हमें एक पेस्ट बनाना है। तो खजूर को पीसते हुए ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल भी मोटा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल फाइन हमें पीसना है। अगर आपको लगे कि आपका खजूर नहीं पिसा रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लगभग 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ, और इसको हम वापस से पीस लेंगे। तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि इस खजूर को अभी हम पकाएंगे तो जितना भी पानी हमने डाला है वो सोक कर लेगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच घी गरम करेंगे, और अब हम इसमें बनाए हुए अपने खजूर के पेस्ट को डाल देंगे। फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो टू मीडियम में रखना है, और इस खजूर के पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल एक आटे की तरह नहीं लगने लग जाता। खजूर के पेस्ट को पकाने का 2 रीज़न है। एक तो इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो बर्फ़ी आज हम बना रहे हैं वो बहुत ही लंबे समय तक टिकता है। तो जितना भी पानी इसमें हमने ऐड किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और ये देखिए कुछ ही मिनटों में ये खजूर जो है अच्छे से डो की तरह लगने लग गया है। इसको हम अपने बनाए हुए ड्राई फ्रूट मिक्सचर में डाल देंगे। तो आज मैंने जो क्वांटिटी दिखाया है, अगर आप इसी क्वांटिटी से बनाएं इसको तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है, और जब खजूर हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसको आप अपनी हाथों से इस तरीके से एक डो बना लीजिए। तो अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी को कम या ज़्यादा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए क्वांटिटी से बनाएंगे तो आपका जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छा से सेट होगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम एक ट्रे लेंगे, उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे जिससे कि बर्फ़ी नीचे से सटेगा नहीं। आप चाहे तो बर्फ़ी के ट्रे को घी से ग्रीस भी कर सकते हैं। और अब हम अपने बनाए हुए बर्फ़ी के मिक्सचर को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो बर्फ़ी आज हम बना रहे हैं इसको सेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हमने इसमें खजूर का पेस्ट डाला है उससे ये मिक्सचर को बहुत ही अच्छा बाइंडिंग मिलता है, और आपका बर्फ़ी काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी होकर रखता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट या फिर पानी नहीं डाला है। तो आराम से आप इस बर्फ़ी को 3 से 4 महीने तक भी खा सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के। तो ये देखिए हम इस तरीके से बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर देंगे और इसको लेवल करके एक स्क्वायर शेप दे देंगे, और इस बर्फ़ी को अब हम 1 से 2 घंटे के लिए इस तरीके से ही जमने देंगे जब तक कि ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये देखिए करीब 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा ब्लॉक बन चुका है। अब इसको हम अपने मनचाहे शेप्स में काट सकते हैं। तो आज मैं इन बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो इनको ट्रायंगल या रेक्टेंगल कैसे भी काट सकते हैं। और ये जो शुगर फ्री बर्फ़ी है इससे बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्ट मिलता है। आप डेली एक बर्फ़ी खा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डेज़र्ट की तरह काम करता है और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में।
तो अगर आप ऐसे और मज़ेदार हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइए। हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।